हमारा थर्ड चैप्टर की कंसेप्ट्स एंड इश्यूज सिंस 1991, जिसमें हम ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज पढ़ेंगे। तो इसमें आप लोग को एनवायरनमेंट के बारे में तो बता दिया था, लेकिन अभी एनवायरनमेंट के बारे में कुछ कंसर्न्स भी हैं जिसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। मतलब ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं। तो पहला कंसर्न है क्लाइमेट चेंज। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आर द मेन कॉज ऑफ, पढ़ाया गया है हमको। ये पढ़ाया है? हाँ। अच्छा, तो पोल्यूशन का भी पढ़ा है, एयर पोल्यूशन? एयर एयर पोल्यूशन, हाँ वो भी पढ़ाया गया है। नहीं, एयर पोल्यूशन नहीं किया। नहीं, एयर पोल्यूशन नहीं करा है। सिर्फ एक ही पॉइंट हुआ था, सर ने बोला था, मुझे याद है। अच्छा, एक ही पॉइंट हुआ था। ठीक है। तो आप लोगों को क्लाइमेट चेंज पता है, मतलब, है ना, फर्स्ट पॉइंट? हाँ, एनवायरमेंट इश्यू है ना, वो पूरा हो गया था, वो है ना फर्स्ट पॉइंट। हाँ हाँ, क्लाइमेट चेंज, हाँ। हाँ अच्छा, तो एनवायरनमेंट इश्यूज में फर्स्ट पॉइंट हो चुका है, क्लाइमेट चेंज हो चुका है, हाँ। पोल्यूशन नहीं हुआ है। नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं पोल्यूशन से पढ़ाऊँ या आपको एक बार क्लाइमेट चेंज रिवाइज करना है? दीदी, क्लाइमेट थोड़ा एक ऊपर से बता दिया तो ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। सो ओके, नो इश्यूज। सो क्लाइमेट चेंज में क्या है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जो कि हार्मफुल गैसेस जो आते हैं, जो आते कंपनीज से, जो एकदम हार्मफुल गैसेस आते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, उनकी वजह से क्या होता है, उनके पार्टिकल्स एयर में जाते हैं और फिर क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेदर चेंज होता है, फिर हीट वेव्स आते हैं, फिर बाढ़ आती है इन सब की वजह से। तो इन सब की वजह से एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, सब लॉस हो रहा है। बाढ़ आ रही है तो कितना लोगों का घर जा रहा है, कितने ट्रीज़ बर्बाद हो रहे हैं, है ना। तो ये होता है क्लाइमेट चेंज। अब हम आते हैं पोल्यूशन पे। एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज आर क्लोजली लिंक्ड। तो एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज बहुत आर पार है, मतलब बहुत साथ में। क्यों? क्योंकि जब आप गैसेज, ग्रीन हाउस गैस, तो एयर पोल्यूशन अपने आप हो गया। नाउ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस दैट आर वार्मिंग द प्लैनेट आर ऑल्सो क्रिएटिंग स्मॉगी कंडीशंस इन मेजर सिटीज़ इन द एंडेंजर पब्लिक हेल्थ। तो अब क्या हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, जो हवे जो एयर में आ रहे हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है, प्लैनेट को वो सारे ग्रीन हाउस गैसेस गर्म कर रहे हैं और उसकी वजह से एक स्मॉगी कंडीशन हो रहा है। स्मॉगी क्या होता है, स्मॉगी इज़ द मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। जो फॉग होता है और स्मोक होता है, उसको मिलके क्या बोलते हैं, स्मॉग। तो वैसा स्मॉगी कंडीशन बन जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो लोग हम जैसे घूमते हैं, हम रास्ते पे जाते हैं, हम खाना वाना लेके जाते हैं, तो जिधर भी ऐसे सब स्मॉगी कंडीशन, जिधर भी एयर पोल्यूशन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, पब्लिक हेल्थ, जो हमारी हेल्थ है उसको बहुत ये होता है, हार्म होता है, क्योंकि हम इनहेल कर रहे हैं, हम वो गंदा जो ग्रीन हाउस एमिशन है वो इनहेल कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी में जा रहा है, तो वो हमारे लिए तो, हमारी हेल्थ को तो बहुत डेंजर है, इसलिए। तो पोल्यूशन समझा सबको? यस। ओके, सो नाउ वी कम टू डिफॉरेस्टेशन। Forests are important as they absorb CO2, that is carbon dioxide. Forest क्या करते हैं, they are important because they absorb carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड। That would otherwise escape into the atmosphere and worsen global warming. तो क्या होता है, फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो CO2 अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर फॉरेस्ट नहीं होते तो CO2 कौन अब्जॉर्ब करता, और अगर नहीं अब्जॉर्ब करते, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत बढ़ जाता। तो फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो CO2 अब्जॉर्ब करते हैं। Cutting down trees also threatens animals and humans who rely on healthy forests to sustain themselves. तो ट्रीज़ को कट डाउन करने का ड्रॉबैक क्या है, क्यों हमें ट्रीज़ नहीं कट डाउन करने चाहिए, क्योंकि एनिमल्स एंड ह्यूमंस जो हेल्दी फॉरेस्ट पे ही, जैसे कि एनिमल्स कुछ जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जो सिर्फ फॉरेस्ट में रहते हैं, जिनका घर ही फॉरेस्ट में है, उनको तो बहुत प्रॉब्लम होगी, और हम ह्यूमंस भी जो कुछ, उसकी वजह से रेन का भी प्रॉब्लम है। यस, हाँ, नाइस। तो और CO2 भी कैसे फॉरेस्ट में, कैसे ट्रीज़ जैसे अब्जॉर्व कर लेते, फॉरेस्ट अब्जॉर्व कर लेते। अगर हम ट्रीज़ ही काट देंगे तो कौन CO2 अब्जॉर्व करेगा, है ना। तो फिर हाँ, तो फिर इसलिए हमें ट्रीज़ नहीं काटने चाहिए, इनफैक्ट हमें ट्रीज़ और लगाने चाहिए। तो डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। सो डिफॉरेस्टेशन सबको समझा, CO2 का सब। अब हम आते हैं वो,
यस अब हम आते हैं वाटर स्कैरसिटी पे। अब वाटर स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? कमी, मतलब वाटर की कमी, पानी की कितनी कमी है। वाटर को ये हाँ उसके बारे में कैसे हाँ तो वाटर स्कैरसिटी, हाँ स्कैरसिटी मतलब कम होना, तो वाटर की कितनी कमी है अब हम ये पढ़ेंगे। एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एंड क्लाइमेट चेंज कॉजेज मोर ड्रॉट्स, वाटर स्कैरसिटी इज बिकमिंग मोर ऑफ एन इशू। क्योंकि हमारे कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ गया है, इतना पॉपुलेशन है कि सबको, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको पानी भी नहीं मिलता है अच्छे से। तो क्योंकि पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है और क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से इतना, जितना भी रेन का पानी था वो फ्लड में जा रहा है, लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, पानी वानी सब वेस्ट हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर की कमी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए वाटर स्कैरसिटी बहुत बड़ा इशू बन चुका है। एक्सेस टू क्लीन, हाँ 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 बोलो बोलो। मेरे को ना एक डाउट है कि ज्यादा करके अर्बन एरिया में ये सब होता है ना थोड़ा, हाँ वाटर का प्रॉब्लम। हाँ अर्बन एरिया में होता है क्योंकि इधर पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन कुछ विलेजेस में भी हाँ कुछ विलेजेस में भी होता है क्योंकि क्या है, उधर फ्लड आता है तो जल्दी जल्दी जितने छोटे छोटे हट्स हैं वो जल्दी जल्दी पानी में बह जाते हैं, इसलिए उधर भी थोड़ा प्रॉब्लम है, बट ज़्यादा अर्बन एरिया में क्योंकि इधर पॉपुलेशन ज़्यादा है हमारे यहाँ पर, इसलिए। ठीक है, नाउ एक्सेस टू क्लीन सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम फेस बाय द पॉपुलेशन टुडे। मतलब अच्छा पानी, साफ़ पानी पीने में इस हमारी पॉपुलेशन को बहुत डेंजर से फेस करना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग जो हट में रहते हैं या जो छोटी छोटी जगहों पे रहते हैं उनको अभी भी प्रॉब्लम होता है कि वो क्लीन पानी नहीं पी पाते हैं, उनके यहाँ पर अभी भी गंदा पानी आता है, इसलिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। ठीक है, तो वाटर स्कैरसिटी सबको समझा? ओके, नाउ हम आते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे। ठीक है, सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी थ्रेटन्स जो से क्लीन नहीं होता है, कुछ पानी, कुछ लोग नॉट क्लीन पानी पीते हैं, नॉन क्लीन पानी पीते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनके हेल्थ पे भी असर पड़ता है, क्योंकि उसमें होगा कुछ हार्मफुल पार्टिकल्स होंगे उस पानी में। कोई किसी ने एग्जिट कर दिया शायद, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जाने दीजिए, कंटिन्यू। हाँ, तो फिर क्या होता है, वो पानी पीने से क्या होता है, कभी कभार कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं, तो वो हमारे बॉडी में आ जाते हैं, वो गंदा पानी पी के। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पॉपुलेशन की हेल्थ पे बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन की जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो ऐसे गंदा पानी पीते हैं। तो इसलिए दिस इज़ अ वेरी मेजर इशू। क्लाइमेट चेंज इज़ ऑल्सो अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू बायोडाइवर्सिटी। क्लाइमेट चेंज से भी जैसे फ्लड आता है, मैंने आप लोगों को बताया, उसकी वजह से कितने लोगों का घर बर्बाद हो गया, तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। तो ये समझा, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, वाटर स्कैरसिटी एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये समझा? ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा जो हमें कंसर्न्स थे। अच्छा हाँ, अब ये यहाँ पर आते, ठीक है, ये तो समझा आप लोग को। अब द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, Forest and Climate Change is the nodal agency in the administrative structure of the central government for the planning, promotion, coordination and overseeing the implementation of India's environmental and forestry policies and programs। इसका मतलब क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, जो एनवायरनमेंट का पूरा ध्यान रखता है। जैसे हमारे पास जैसे मिनिस्ट्री होते हैं, वैसे एक एनवायरनमेंट का भी अलग, मिनिस्ट्री का मतलब डायरेक्ट हम समझते हैं जैसे हमारे मेन जो जैसे प्रधानमंत्री, हाँ वैसे सब होता है, वैसे एनवायरनमेंट के लिए भी होता है अलग से। सो द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए भी एक एजेंसी होती है फॉरेस्ट का देखने के लिए। वो जो फॉरेस्ट देखते हैं वो भी पैसा खा के सब, हाँ वो तो अभी तो ऐसे सब होता है तो वो सब होता है इनमें आपस में ही, बट इनके लिए ऐसा बताया कि अलग एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। बन जाऊंगा अगर तब तो फिर सब फॉरेस्ट सही हो जाए। हाँ बन जाओ फिर कोशिश करूंगा। तो फिर क्या है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के लिए अलग एजेंसी है, फिर एनवायरनमेंट के लिए अलग एजेंसी है, और ये सब क्या है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं ताकि ये अच्छी प्लानिंग कर सके, अच्छा खासा देख सके कि कैसे सब फॉरेस्ट सब अच्छा तो चल रहा है और इंडिया का एनवायरनमेंट स्थिति अच्छा कर ले। ठीक है, फॉरेस्ट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि अवेयरनेस के लिए, कि जैसे कि कुछ ट्राइबल लोग हैं उनमें अवेयरनेस के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट, और प्रोग्राम्स उधर ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, ये सबको समझा?
दीदी एक मिनट दीदी, हाँ हाँ 30 सेकंड आप इधर रुकिए। हाँ इधर जितने स्टूडेंट है मैं सबको बोलना चाहूंगा, मीटिंग में जहाँ तक हम लोग को ज्यादातर हम लोग को बोला गया है हाँ कि संजीव और प्रीति आगे तक ये करते हैं, बार बार बोलते हैं और तुम लोग नहीं बोलते भाई, तो अभी आप लोग आगे आके बोलो, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, अभी रुकेंगे हम। क्या नहीं दीदी, हमको ये सुनना पड़ता है ना, पिछले मीटिंग में हमें सुनाया गया बहुत, प्रीति तो लेट ज्वाइन हुई लेकिन हमें उसके पहले भी बोला गया प्रीति और संजीव मतलब क्यों, पहले जिसको नहीं समझता पहले उसको आंसर देना, तो फिर इन लोगों को देंगे, पहले आप लोग दे दीजिए, हम लोग बाद में देंगे। अच्छा, तो मैं जब आंसर्स पूछूंगी तो पहले उन सब से पूछते हैं, बाद में आप देंगे। हाँ ओके, ठीक है, ओके ठीक है। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। सो दी प्राइमरी कंसर्न्स ऑफ द मिनिस्ट्री आर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू कंजर्वेशन ऑफ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग इट्स लेक्स एंड रिवर्स। इसका मतलब क्या है कि सबसे मेन एम क्या है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का, कि उनको प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने हैं वो लोगों के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए फॉरेस्ट और कितना इम्पॉर्टेंट है ये लेक रिवर्स, ये सब कितना इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसे गंदा मत करो, ताकि क्योंकि यही पानी फिर आप पीते हो, आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम होता है, यही गंदा लेक करके फिर आप ही पानी पीते हो, आपको ही प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हम ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ये ध्यान रखता है कि ये सब इनमें अवेयरनेस जगाए कि ऐसा मत करो, ठीक है, रिवर को गंदा मत करो, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाओ, फॉरेस्ट को बचाओ, वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स की जो लाइफ है प्लीज़ बचाओ। उनको समझाने के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ हाँ राइट। So while implementing these policies and programs, the ministry is guided by the principle of sustainable development and enhancement of human well-being. तो अब क्या इनका ये तो है कि ये सब इनका मेन एम तो है कि हमें एनिमल लाइफ बचाना है और ये सब ट्री व्री कट करना है, लेकिन इनका एक तरह से क्या मेन एम है कि ह्यूमन लाइफ जो हमारी है वो मेनली बचाना है। क्यों? क्योंकि अगर फॉरेस्ट, अगर ट्रीज़ नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इधर रहेगा और फिर इतना पोल्यूशन होगा कि ह्यूमंस के तो हेल्थ की वाट लग जाएगी। तो ये वैसे तो बोलते हैं कि एनिमल्स की परवाह करनी है और ट्रीज़ की परवाह करनी है, लेकिन इनडायरेक्टली अपने खुद के लिए, ह्यूमंस के लिए ही देख रहे हैं कि हाँ ह्यूमंस को ही बेनिफिट होना चाहिए, ह्यूमंस के ही वेलबींग के लिए। ठीक है, तो ये सबको समझा? तो ओके, तो यहाँ हमारा एनवायरनमेंट का ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं एनवायरनमेंट में किसी को कोई डाउट था जो मैंने पढ़ाया, क्लाइमेट चेंज ये सब? मेरे को तो देखना है ना, बायोडाइवर्सिटी में थोड़ा सा। अच्छा हाँ ठीक है, मैं आपको वापस समझाती हूँ। सो एक बार बायोडाइवर्सिटी जल्दी से मैं बता देती हूँ। सो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि वाटर की कमी होने की वजह से और पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से वाटर की कमी हो रही है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कुछ लोग के यहाँ पर क्लीन वाटर नहीं जा रहा है ना, कुछ लोग गंदा पानी पीते हैं, कुछ लोग के यहाँ पर अच्छा फ़िल्टर का पानी नहीं आता है। उसकी वजह से क्या होता है, कुछ जो गंदा पानी पीते हैं उसमें कुछ ऐसे ऐसे मिनरल्स होते हैं, ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं जो उनकी हेल्थ ख़राब कर सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी पॉपुलेशन हेल्थ को फ़र्क पड़ रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है, हमारी पॉपुलेशन हेल्थ को थ्रेट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हम हमारे पॉपुलेशन हेल्थ को थ्रेट में डाल रहे हैं। ठीक है, समझा प्रीति? ओके, तो अभी मैं पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट में जाती हूँ। वो डेवलपमेंट के साथ कैसे रिलेटेड है। व्हाट आर दी वेरियस पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रोचेस दैट वुड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप। अब ये तो क्वेश्चन है, मैं आप लोग को इसका मतलब समझाती हूँ। ठीक है, so the traditional perception of poverty would focus on the lack of food, water, shelter, clothing, sanitization, etc. अब poverty का मतलब क्या होता है? poverty क्या है कि जिन लोगों के पास हाँ yes poverty meaning I think गरीबी नहीं, क्या, मुझे सुनाई नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हो। हेलो, अच्छा ठीक है, मैं समझा देती हूँ। पॉवर्टी का मीनिंग गरीबी ही होता है। हाँ 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 राइट राइट। वही कंफ्यूज था, वही हाँ चलेगा, कंफ्यूज भी हो ना आप, कंफ्यूज भी हो तो आप बोल सकते हो, इधर आप रॉन्ग भी बोल तो चलेगा, हम आपको राइट कर लेंगे। ठीक है, ओके। सो पॉवर्टी का मतलब, तो हमने एनवायरनमेंट कर लिया, अब हम आते हैं पॉवर्टी पे। और पॉवर्टी का मतलब क्या होता है कि लैक ऑफ फूड, मतलब अच्छा खाना नहीं मिलना या खाने की कमी। देन लैक ऑफ वाटर, पानी नहीं मिलना। हाँ पुअर, हाँ पुअर, हाँ इन शॉर्ट पुअर, हाँ
देन शेल्टर नहीं होना, घर सर पे छत ना होना, फिर क्लोथिंग, कपड़े नहीं, अच्छी सैनिटेशन नहीं, ऐसा सब इन सब का लैक होता है, उसका मतलब होता है पॉवर्टी। ठीक है। There is also a monetary based consideration of what is poverty. Poverty is therefore a state of an individual, family or society where people are unable to provide for their basic necessities of life. अब poverty का monetary definition क्या है कि मतलब ऐसे उसको अगर frame किया जाए तो poverty क्या है? poverty एक state है एक इंडिविजुअल का, मतलब स्टेट मतलब वैसा स्टेट नहीं जैसे कंट्री स्टेट नहीं, मतलब एक ऐसा, हाँ एक ऐसा स्टेट है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन है एक इंडिविजुअल की या फैमिली की या किसी सोसाइटी की जहाँ लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती है, मतलब कपड़े पहनना या पानी पीना, ये सब उनके पास नहीं होता है। जैसे कि अगर 3 दिन में 3 बार का खाना खाना वो उनके नसीब में नहीं होता है, वो उनको बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिलती है लाइफ की, तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉवर्टी। ठीक है। सो इट फोकसेस ऑन द अर्निंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल दैट वुड हेल्प हिम टू लिव अ रिलेटिवली कंफर्टेबल लाइफ। और ये किस पे ज़्यादा फोकस करता है? एक इंडिविजुअल की अर्निंग पे, कि एक इंडिविजुअल कितना कमाता है, क्योंकि जितना वो कमाता है उतना ही वो क्या क्या ले सकता है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसलिए ये ज़्यादा किस पे फोकस करता है? इंडिविजुअल की अर्निंग्स पे, कि वो कितना कमाता है। दीज आर मटीरियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. A state is expected to ensure that the people are provided for the necessary material goods for their survival. तो ये सब क्या है? मटीरियल एस्पेक्ट है कि समझो अच्छा खाना चाहिए या अच्छे कपड़े पहनने को चाहिए, अच्छा घर चाहिए, ये सब मटीरियल एस्पेक्ट्स है कि ये सब हम सोचते हैं कि हमारे पास हो। लेकिन स्टेट अभी क्या करता है? स्टेट इज़ एक्सपेक्टेड टू एंश्योर, मतलब स्टेट के ऊपर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पीपल हैं जिनके पास ये सब बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है उनको अच्छे मटेरियल्स गुड्स दें, मतलब ये सब दें। इसलिए गवर्नमेंट ने बीच में 5 स्टाफ वो होते उनकी डेथ हो जाएगी, तो इसलिए क्या गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो बेसिक नेसेसिटीज़ ये सारे पुअर पीपल को प्रोवाइड करे, इसलिए वो क्या करते हैं? थोड़े थोड़े प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। सो नाउ देयर इज़ एन ऑल्टरनेट व्यू ऑफ पॉवर्टी. दिस फोकसेस ऑन बोथ मटीरियल एंड नॉन मटीरियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. तो क्या है? अलग अलग व्यू है, पॉवर्टी अलग अलग व्यू में देखा जाता है। एक होता है सिर्फ मटीरियल एस्पेक्ट्स और एक होता है नॉन मटीरियल एस्पेक्ट्स। तो अब हम ये पढ़ेंगे इन दोनों का मतलब क्या है। Here the focus is on human well-being through sustainable societies in social, economic and political terms. तो यहाँ पर क्या है? मटीरियल एस्पेक्ट्स में क्या है कि ह्यूमन वेलबींग, मतलब एक इंसान एकदम अच्छे से ह्यूमन मतलब वेल एकदम रहना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि मतलब कि एकदम माल न्यूट्रिशनिस्ट हो। माल न्यूट्रिशनिस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब एकदम बेचारे की हड्डी दिखने लगी हो, या वो एकदम बहुत ही बीमार हो गया, या एकदम ही बहुत खाना नहीं मिल रहा तो एकदम डेथ हो गई उसकी, ऐसे करके नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका अच्छा ह्यूमन वेलबींग होना चाहिए सोसाइटी के, मतलब सोशली, फिर इकोनॉमिकली भी वो अच्छा कमाना चाहिए ताकि वो एटलीस्ट अपना पेट भर सके। इसलिए नाउ हियर द एम्फेसिस इज़ ऑन वैल्यूज़, कम्युनिटी टाइज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कॉमन रिसोर्सेज. यहाँ पर क्या डिपेंड करता है कि कितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कितने हमारे कम्युनिटी में कितना खाना है, कि हम पूरे जितने भी वर्ल्ड की हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं, ये सब पे. लेकिन क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत स्टार्व करते हैं, बहुत भूखे मरते हैं. ठीक है. Such a view would focus on participatory nature of decision making, ensuring that the marginalized community is able to participate in public policy and promote economic and political decentralization. इसका मतलब क्या होता है कि ये लोग ऐसे भी देखते हैं कि अगर ये गरीब है या थोड़े से पॉवर्टी में रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि इनको कहीं इन्वॉल्व भी ना करो, ऐसा नहीं कि इनको सिटीजन्स को सेम राइट है, सारे सिटीजन का सेम पावर है, तो जो हम करेंगे वो ये भी कर सकते हैं. ऐसा भी नहीं कि ये पॉवर्टी से गुजर रहे हैं तो इनको कुछ राइट ही ना दो, इनको साइड कर दो, ऐसा कभी नहीं होता है. ठीक है. तो यहाँ तक सबको समझा? हाँ. तो ये था हमारा पॉवर्टी वाला. अब हम आते हैं डेवलपमेंट जो है. पॉवर्टी सबको समझा? कि कोई डाउट है? नो. ओके. ओके. सो पॉवर्टी, लेकिन पॉवर्टी इन इंडिया में, अर्बन इंडिया में ज़्यादा पॉवर्टी नहीं है. ज़्यादा पॉवर्टी कहाँ है? जो माइग्रेटिंग एरियाज है, जो विलेजेस है, उधर ज़्यादा पॉवर्टी है. ठीक है. ओके. द अप्रोच टू द कॉन्सेप्ट. हाँ, आपके तरफ से अगर आवाज आता हो तो आप प्लीज म्यूट कर दो. नहीं, मेरे तरफ. मेरा म्यूट नहीं होता है. अच्छा, ओ प्रीति हो.
ठीक है, ओके। किसी की तरफ से आ रहा है तो फिर म्यूट कर लो, अगर किसी का म्यूट नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ अब हम आते हैं, हमारा हो गया पॉवर्टी हो गया, अब हम आते हैं डेवलपमेंट पे। द अप्रोच टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज़ यूजुअली लुक्ड एट थ्रू अ सेट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज़। तो अभी ऐसा माना जाता है कि डेवलपमेंट तभी होगा जब सोशल, जो हमारे सोशल वैल्यूज़ हैं और जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं वो अच्छे से सबके अंदर हो। तो द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट इज़ टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द पीपल। डेवलपमेंट क्यों करते हैं? ताकि लोगों के लिए अच्छा हो, लोगों का वेलफेयर हो, इसलिए हम डेवलपमेंट करते हैं। ऐसे खुद की खुशी के लिए तो नहीं करते लोग, डेवलपमेंट तो हम सबकी अच्छाई के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट कैन बी एसोसिएटेड विथ इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी हो सकता है कि अभी हमें हमारी इकोनॉमी ग्रो करनी है, हमें और पैसे चाहिए हमारे इकोनॉमी के लिए, तो इसलिए क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। One perspective about economic growth can focus on the predominant role of the state in promoting economic growth। तो इसमें क्या होता है, स्टेट बहुत ही अहम रोल निभाता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। स्टेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें। Another view can focus on the role of the free market economy in promoting development. The former would be classified as socialist while the latter as capitalist। तो आप लोगों को याद है हमने socialist और capitalist पढ़ा था। यहाँ socialist में हम for the country करते हैं, for the country हाँ हमने पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में। तो इसलिए हम डेवलपमेंट एक तरह से कैसे कर सकते हैं, सिर्फ लोगों के लिए, लोगों के अच्छे के लिए कर सकते हैं, बल्कि हम एक तरह से ऐसे भी कर सकते हैं कि अब सिर्फ अपने मतलब के लिए, जैसे कि संजीव ने बोला कि सिर्फ रिश्वत खा के लोग अपना अच्छा देखते हैं, बाकी लोगों का नहीं देखते हैं। तो वो क्या हो गया, वो गया आपका एक कैपिटलिस्ट व्यू हो गया कि यार ये तो सिर्फ अपने खुद के लिए देख रहा है। लेकिन सोशलिस्ट व्यू में क्या है कि हाँ ये अच्छा, सही में अच्छा काम कर रहा है, बिना किसी का मतलब देखे और सबके लिए कर रहा है। ठीक है, सो बोथ दीज आर ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबका अलग अलग व्यू है कि डेवलप कैसे करना है। कुछ लोग खुद ही पैसे खा के कि नहीं हम तो अपना ही डेवलपमेंट देखेंगे, हम तो खुद ही रिच होंगे। कुछ लोग कि चलो सबको देंगे तो सब साथ में डेवलप हो सकते हैं, ऐसे करके। ऑफ पॉवर्टी, तो इसका मतलब क्या है, इट स्ट्रेसेस ऑन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, इंश्योरिंग दैट ऑल सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी आर रिप्रेजेंटेड। हाँ, तो जैसे कि मैंने बोला कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वोट देने के लिए ऐसा नहीं कि हम अकेले जाके बड़े लोग जो हैं जिनके पास अच्छा खाना है, अच्छा घर है, वो सभी देंगे, बल्कि सबको अच्छा क्या दीदी आपने फिर से रिपीट करो। हाँ, तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि ऐसे नहीं कि वोट देने के लिए हम ऐसे बोलेंगे कि जो अमीर घर के हैं या जिनके पास अच्छा खाना, अच्छा घर है, वही आके वोट देंगे, ऐसा तो नहीं होता। वोट तो कोई भी दे सकता है, वोट तो सबके हाँ सबके पास पावर है ना। तो ये सब हमारे पास, सबके पास पावर है, इसमें कोई ना तो कलर पे जा सकता है, ना तो किसके पास घर है या किसके पास ये, इस पर कभी कोई डिसीजन नहीं हो सकता। सबके पास इक्वल राइट्स है और सब अपना इक्वल राइट्स का वो अच्छा उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, It seeks to balance human activity with nature, thus promoting the concept of sustainable development। और हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, ताकि ह्यूमन एक्टिविटी जो है कि मतलब सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं मानना चाहिए, उसका कंसेप्ट हम अच्छे से सब रहे, और हम डेवलपमेंट जो है हमारे कंट्री में डेवलपमेंट हो, कि छोटी सोच रखने वाले की ये जो जिनके पास घर वर नहीं है उनको वोट देने नहीं मिलेगा, ये सब सोच रखने वाले को साइड रख के अच्छी सोच रखेंगे, तभी हमारा कंट्री डेवलप होगा। ठीक है, ये समझा। अगर ये कर देंगे ना तो क्या होगा मालूम है, फिर बड़े लोग एक साइड हो जाएंगे और गरीब लोग एक साइड हो जाएंगे, लास्ट में गरीब लोग की सरकार बन जाएगी। रियली वेरी नाइस। अब हम आते हैं तो डेवलपमेंट में दी अप्रोचेस टू डेवलपमेंट अंटिल दी 1990s वर मेनली ट्रेडिशनल इन नेचर। तो 1990s तक क्या था कि लोग यही समझते थे कि ये जैसे हम लोग अभी बहुत छोटी सोच रखते थे लोग कि नहीं पॉवर्टी वाले हैं इनको अलग रखो, ये वो सब ऐसे रखते थे। लेकिन उसके बाद क्या होने लगा, उसके बाद तो देखने लगे कि जैसे छोटे लोग भी अभी बहुत झगड़ा करने लग गए थे, आंदोलन करने लग गए कि हमें भी सेम राइट्स चाहिए, ये वो।
तो ऐसे करने के बाद सब ने देखा कि हाँ इसकी तो नीड है, कि ऐसे करके हम दोनों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ये तो ह्यूमन राइट्स पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो इसलिए इनने क्या किया, इनने सबको इक्वल राइट्स देना चालू किया और सबको सबको डिस्क्रिमिनेट करना बंद कर दिया, कि ऐसा नहीं कि अगर ये अमीर आदमी कर सकता है तो गरीब आदमी ये नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। दो हमारे कंट्री में अभी भी होता है ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, बट बहुत कम हो चुका है पहले से। ठीक है, यहाँ तक सबको समझा? यस। ओके, कहाँ गया ये? हाँ, तो अब जब ये हुआ था कि क्योंकि पॉवर्टी बहुत बढ़ गई थी हमारे कंट्री में, क्योंकि लोगों के पास अच्छा खाना नहीं था, घर पे सर पे छत नहीं था, पेट नहीं भरता था लोगों का, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग मर रहे थे। तो फिर क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या किया उनने, क्या किया इकोनॉमी इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि उनकी भी इकोनॉमी इंक्रीज़ हो और ताकि इनका भी पेट भरे, इसलिए इनने क्या किया एग्रीकल्चर को एज देयर मेन स्ट्रीम बना दिया, कि अगर ये छोटे लोग फार्मिंग करेंगे, एग्रीकल्चर उगाएंगे, तो बड़े लोग तो लेंगे, ये सारे जो जितने भी सब्जी वब्जी ये लोग उगाएंगे वो बड़े लोग लेंगे। इससे क्या होगा, इनको पैसा भी मिलेगा, इनका पेट भी भर जाएगा, टैक्स से गवर्नमेंट को भी अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया, बहुत स्मार्ट प्ले किया, इनने क्या किया एग्रीकल्चर को मेन स्ट्रीम बना दिया, कि यहाँ पर तो बड़े लोग को भी खाने को अच्छे से मिल रहा है, अच्छे अच्छे कांदे ये लोग जो उगा रहे हैं सब मिल रहे हैं, और छोटे लोग को भी फार्मर्स को भी मिल रहा है अपना खाना, अपना पेट भर रहा है इनका पैसों से, और यहाँ पर गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो रहा है। हाँ, तो सब यहाँ पर तो सबका फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सोचा एग्रीकल्चर को मेन स्ट्रीम बना देते हैं। और जब इन्होंने एग्रीकल्चर को मेन स्ट्रीम बनाया तो क्या हुआ, बहुत सारे फार्मर्स आने लग गए, बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयमेंट थे, जो हमारे यहाँ पर गरीबी थी वो थोड़ी थोड़ी मिटने लगी, थोड़ी थोड़ी अच्छी होने लगी। 1990s की बात कर रही हूँ मैं। तो क्या हुआ, अच्छी होने लगी सब, और सब एम्प्लॉयमेंट आने लग गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, जो हमारा टोटल जो नेशनल इनकम और पर कैपिटा जो इनकम है, वो क्या हुआ इंक्रीज़ होने लगा, हमारे इकोनॉमी भी बढ़ने लगी, लोग जो भूख की वजह से मरते थे वो भी कम होने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ, सबकी कंडीशन थोड़ी थोड़ी बेटर होने लग गई और हमारा कंट्री डेवलप होने लगा। ठीक है, ये सबको समझा? ठीक है, हाँ जी। हाँ, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सबका फ़ायदा देखा, सबको इक्वली ट्रीटमेंट दिया, इसलिए क्या हुआ हमारा डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, अब हम आते हैं, ये था हमारा, हाँ, ओहो, अभी इसी में डेवलपमेंट के अंडर ही और एक पॉइंट है, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको हम क्या बोलते हैं ECOSOC। ठीक है, द इकोनॉमिक, हाँ SOC, इकोसॉक भी बोल सकते हो आप, इकोसॉक भी बोल सकते हो, इकोसॉक। ओके, ठीक है, तो क्या, हाँ, इसका फुल फॉर्म क्या है, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ओके फाइन। ठीक है, तो इकोनॉमिक का इको लिया है और सोशल का SO लिया है, और C क्या है, काउंसिल के लिए। ठीक है, सो द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, दैट इज इकोसॉक या ECOSOC of the United Nations, considers poverty as a denial of choices and opportunities and a violation of human dignity। तो अब जो यूनाइटेड नेशंस का जो ये इकोसॉक है, जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ये यूनाइटेड नेशंस का है, और ये क्या कंसिडर करता है कि पॉवर्टी तो ह्यूमन डिग्निटी को बहुत बड़ा वायलेशन है, मतलब पॉवर्टी की वजह से कितने ह्यूमंस की डेथ हो चुकी है, तो ये हमारी जो ह्यूमन डिग्निटी है, जो हमारा मेन राइट्स है, उसको बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है, बहुत बड़ा वायलेशन है हमारी ह्यूमन डिग्निटी का। इट मीन्स लैक ऑफ बेसिक कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन सोसाइटी, नॉट हैविंग इनफ टू फीड एंड क्लोथ अ फैमिली। इसका मतलब क्या है, ये लोग कैसे कंसिडर करते हैं कि पॉवर्टी का मतलब, यूनाइटेड नेशंस कैसे पॉवर्टी को डिफाइन करता है कि इनके पास बेसिक पार्टिसिपेशन करने का, मतलब अच्छे ग्लास पानी पीना, ये सब इनके पास है ही नहीं। तो ये उनका डेफिनेशन है कि सोसाइटी में
इनको अच्छे से खाना नहीं है, इनके पास कपड़े नहीं है पहनने को, इनके पास स्कूल नहीं है जाने को, या कोई क्लिनिक नहीं है कि कहीं बीमार हो गए तो कहाँ जाएंगे, या इनके पास घर नहीं है, सर पे छत नहीं है, जैसे मैंने बोलता तो घर नहीं है रहने को, जहाँ वो अपना खुद का समझो अगर घर में छोटी सी भी जगह हो तो वहाँ वो कुछ उगा के अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं, ऐसा इनके पास कुछ नहीं है। तो ऐसा यूनाइटेड नेशंस ने पॉवर्टी को डिफ़ाइन किया है कि जिनके पास ना घर हो, ना स्कूल हो, ना क्लिनिक हो जाने को, ना कोई अच्छा ज़मीन हो, ना कुछ, ठीक है। इट ऑल्सो मीन्स इनसिक्योरिटी, पावरलेसनेस एंड एक्सक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल्स। इट ऑल्सो मीन्स पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, इनसिक्योरिटी, क्योंकि जो लोग जिनके पास रेगुलरली खाना नहीं है, पानी पीने को नहीं है, उनको क्या होता है, एक इनसिक्योरिटी होती है कि यार देखो इनके पास, उनको दूसरों को देख के जिनके पास सब कुछ है उनको देख के जो छोटे लोग हैं उनको इनसिक्योरिटी होती है कि देखो इनके पास तो सब कुछ है, हमारे पास क्यों नहीं है, ऐसे करके। फिर पावरलेसनेस, उनको पावरलेस फील होता है कि यार इनके पास इतना अच्छा सब है लेकिन हमारे पास तो ये सब है ही नहीं, ऐसे करके उनको बहुत ही पावरलेस फील होता है कि हम है क्या, ऐसे करके उनको फील होता है। और उनको लगता है कि हम इन सबसे अलग हैं, कि हम ये इधर कभी आ ही नहीं सकते, हम इन सबसे अलग हैं, ऐसे उनको फीलिंग आती है। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझा? ठीक है, तो ये किसने ऐसा डेफिनेशन किसने दिया है? द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ने ऐसा डिफाइन किया है पॉवर्टी को। ठीक है, हाँ। It means susceptibility to violence and it often implies living on marginal and fragile environments. तो इससे क्या हो रहा है, ये जो लोग सोच रहे हैं, इसके वजह से क्या होता है, कुछ लोग सुसाइड भी कर देते हैं कि यार अब मैं थक चुका हूँ ऐसे लाइफ से, कि यार अब कितना करेंगे, खाने को पेट भरने को खाना नहीं है, ना सर पे छत है, ना कुछ है। सो इनके पास क्लीन वाटर भी नहीं है, अच्छा सैनिटेशन भी नहीं है कि क्लीन अच्छा पानी आए या अच्छा सैनिटेशन हो, इनके पास ऐसा कुछ नहीं है। सो जो इकोसॉक है, जो कि हमारा इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, ऑल्सो हाँ इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, हाँ, तो हमारा जो इकोसॉक है ऑल्सो आर्ग्यूज दैट पॉवर्टी नीड्स टू बी एड्रेस्ड थ्रू द फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स एंड ऑल अदर डेवलपमेंट एक्टर्स इन सोसाइटी। तो इकोसॉक ने क्या बोला कि आपको इस सिचुएशन को, जो पॉवर्टी इतनी बढ़ रही है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, इसको मेजर इशू बनाओ, क्योंकि इसकी वजह से आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रहा है, आधे से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। इसको मेन आप अपना एजेंडा बनाओ कि इसको आप पॉवर्टी को ठीक करना है, ऐसे करके सब सारे गवर्नमेंट्स को यूनाइटेड नेशंस ने बोला। ठीक है, This has to be done as per national and local circumstances based on the actual assessments of the needs of the poor. उनने बोला कि देखो कि पुअर को क्या चाहिए, एटलीस्ट 3 वक्त का खाना तो दो ताकि वो भूख से मरे ना, ऐसे करके। Democratization and enhanced गवर्नमेंट ने बोला, ये बोला इकोसॉक ने, जो हमारी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है ना, उनने बोला गवर्नमेंट्स को, सारे कंट्रीज़ के गवर्नमेंट्स को, कि इसको अपना मेजर इशू बनाओ, क्योंकि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे कंट्रीज़ में पॉवर्टी है, सिर्फ इंडिया में नहीं, अभी भी है ना poverty? अभी भी है, बहुत है। हाँ, अभी भी लोगों को अच्छा पानी नहीं मिलता है, अभी भी लोगों को सैनिटेशन नहीं है। अभी है भी और रहेगी। मैं कलेक्टर बन के सब पॉवर्टी को दूर करूंगी। क्या बात है मैं वेट करूँगी, देखूँगी ठीक है, हाँ। सो क्या बात है, चलो मैं बोलूँगी, ये मेरे स्टूडेंट्स थे, मैंने इनको पढ़ाया था, देखो आज ये कहाँ पहुँच गए, इतने बड़े हो गए कि भूल मत जाना मुझे नहीं, कभी नहीं, 100% नहीं। ठीक है, हमने छोटे सपने देखे ही थे ना। सही बात। ओके दीदी, continue। ठीक है, हाँ। सो एनहांस प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एज की components of good governance are necessary to eradicate poverty। अब क्या है एनहांस प्रोटेक्शन, तो इकोसॉक जो है उनने क्या बोला कि प्रोटेक्शन चाहिए ह्यूमन राइट्स को, कि ऐसे ही हम इन्हें मरने नहीं दे सकते भूख की वजह से, इनका भी तो राइट है ना कि इनको 3 वक्त का खाना मिले, इनने क्या किया जो इनको नहीं मिल रहा है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट को बोला कि इनको अच्छा और प्रोटेक्शन दो, इनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करो, ताकि तुम्हारी कंट्री की पॉवर्टी मिट जाए। वरना क्या होगा, तुम्हारे कंट्री का ही पॉपुलेशन डिक्रीज होते जाएगा, तुम्हारी कंट्री में इतने सारे लोग मर जाएंगे। तो पॉवर्टी को बचाने के लिए इसलिए क्या होता है, अभी हमारे यहाँ पर इसलिए कि मैंने जैसे बताया था 5 kg आटा देते हैं फ्री में,
कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ देते हैं लोगों को फ्री में, ताकि अच्छे से इनका एटलीस्ट 3 वक्त का खाना तो अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो ये क्यों हमने किया, इकोसॉक के बोलने के बाद सब डेवलपमेंट हुआ। यूनाइटेड नेशंस के यहाँ से जब लोगों ने बोला तब हमें अकल आई कि हाँ ये तो पॉवर्टी तो बहुत मेजर इशू है, इसकी वजह से तो हम अपने दुनिया का आधा पॉपुलेशन खो देंगे, इसलिए पॉवर्टी को मेजर इशू बनाया गया, ठीक है। तो ये था हमारा पॉवर्टी और डेवलपमेंट। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, अभी हमने पॉवर्टी और डेवलपमेंट एज पूरे वर्ल्ड में पढ़ा, अब हम सिर्फ इंडिया में क्या होता है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ओके। सो मतलब ये इंडिया का नहीं था, नहीं ये था पूरे वर्ल्ड में, पूरे हाँ कैसे, हाँ क्योंकि ठीक है। अभी हम स्पेशल इंडिया का देखेंगे। हाँ अभी हम स्पेसिफिक has always associated political freedom with economic freedom. It meant the freedom to follow our own policies without compromise on national sovereignty. अब इसका मतलब क्या है कि इंडिया में किसी को किसी चीज़ की रोक नहीं है कि अगर आपको अपना खुद का कंपनी बनाना है बना लो, अगर आपको अपना खुद का फार्म बनाना है बना लो, आपको अभी आज बिजनेस चालू करना है, अपने घर का कुछ ऐसे कपड़ा बेचना है बेचो, हमने कहीं नहीं रोका है। तो इंडिया में क्या है, यहाँ पर कहीं रोक टोक नहीं है। तो ये हमारा सबका राइट है कि वो अपना खुद का पॉलिसी बना सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़, जो आपको करना है आप कर सकते हो। तो इंडियन विजन ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया हैड 3 एस्पेक्ट्स। तो डेवलपमेंट करने के लिए क्या कितने एस्पेक्ट्स थे, 3 एस्पेक्ट्स थे इनके। तो हम वो 3 एस्पेक्ट्स अभी पढ़ते हैं कि कैसे डेवलपमेंट करेंगे। वैसे 3 तरीक़े से इन्हें सोचा था। तो पहला क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। So modernization of Indian economy meant industrialization. Industrialization मतलब अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ आना, हमारी इकोनॉमी बढ़ना, कि और कंपनीज आएंगी और वो बनाएंगी प्रोडक्ट्स और बेचेंगे, बाहर बेचेंगे, तो हमारी क्या होगी, हमारे पास पैसे आएंगे, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इसलिए क्या, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन वुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर होता है हमारे कंट्री में, जैसे अगर हुआ है, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ वो लोग लाते हैं, अलग अलग कंपनीज़ बेस करते हैं। उससे क्या होता है, कंपनीज़ में लोगों को काम देना पड़ता है, और जो लोगों के पास काम नहीं है उनको काम मिलता है। तो क्या हो गया, हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट आ गई अपने आप, और फिर क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, कैसे सब कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई, है ना। तो ये हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन। The stress was on large scale industrialization and factory production rather than small scale industries. तो छोटे स्केल इंडस्ट्रीज़ मतलब जो छोटे छोटे जगहों पे, समझो जैसे मैंने 5 लोग को लेके अभी मैंने कपड़े सीना चालू कर दिए, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े प्रोडक्शंस हैं, उनको ज़्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि क्या, उन पे ज़्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि उन पे ज़्यादा सप्लाई चाहिए। क्योंकि अभी समझो जैसे बड़ी कंपनी है तो हम ज़्यादा सप्लाई मांगते हैं कि हाँ ये कब अपना नया, जैसे समझो कोई बड़ी कपड़े की शॉप है तो हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो अभी ये अपनी ये डिज़ाइन लाएँ, कब नेक्स्ट डिज़ाइन लाएंगे, कब नेक्स्ट कपड़ा लाएंगे, ये वो करके। जबकि जैसे छोटे, अगर छोटे से कांदे का स्ट्रेस है बड़े फैक्ट्री प्रोडक्शन पे, ठीक है, समझा। ओके, वो लाके सामान स्टोर कर लेते हैं अच्छे जो अभी हाँ, हमारे बाजार में आया होता है, और जो छोटे लोग रहते हैं उनके पास इतना इनकम नहीं होता, वही उनके पास इनकम भी कम रहता है, क्योंकि लोग तो सोचते हैं कि चलो इसके पास कांदा नहीं तो दूसरे के पास कांदा होगा, तो उसका बेचारे का लॉस हो गया, है ना, ऐसे करके। सो फिर दिस वुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द ग्रोइंग लेबर फोर्स। During the Nehru years, the focus was on industrialization and not on agriculture. तो जब नेहरू रूल कर रहे थे, मतलब जब नेहरू का चल रहा था सारे ईयर, जवाहरलाल नेहरू के जब चल रहे थे, तो उनके अंडर क्या था, वो मेन फोकस था उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन पे और ना कि एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर तो मैंने बताया ना 1990s के बाद गवर्नमेंट ने स्मार्ट प्ले किया कि हमें भी टैक्स मिलेगा, फार्मर्स भी नहीं भूखे मरेंगे और बड़े लोगों का भी फ़ायदा होगा, है ना। तो इसलिए ये तो 1990s के बाद हुआ। लेकिन जब तक जवाहरलाल नेहरू थे तब तक क्या, ये जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर को ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, ये ज़्यादा ध्यान देते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, कि हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारी कंपनीज़, इन सब पे ज़्यादा वो ध्यान देते थे, ठीक है। लैंड रिफॉर्म एंड इरिगेशन वर लुक्ड एट एज द मीन्स
टू अचीव एग्रीकल्चर ग्रोथ। अब ऑब्वियसली बात है कि लैंड रिफॉर्म और जो इरिगेशन है, रोज़ ऐसे पानी देना अच्छे से, सब जो न्यू प्रोडक्ट्स के वजह से, तो ये सब क्या है, ये तो एग्रीकल्चर ग्रोथ में माने जाते थे। तो ये भी एग्रीकल्चर ग्रोथ भी कैसे हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ, क्योंकि जब इंडस्ट्री साथ में आई तो उनने सोचा कि हम एग्रीकल्चर के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, तो उनने क्या किया, इजी जैसे पहले क्या होता था, पानी देना पड़ता था एकदम अकेले जाके सारे हर भाजी को, जैसे हर जो उगाई है, फसल उगाई है, सबको पानी देना पड़ता था। अब क्या होता है, इरिगेशन से सब हो जाता है, सब बस चालू करो, टैप ऑन कर दो, सारे पानी मिल गए सबको। तो क्या हुआ, और ये कैसे मिल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है ना हमारी कंट्री में, क्योंकि अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज आ गई हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं इनको अच्छा बनाने में। हाँ वही तो, अभी क्या हो गया, बहुत डेवलप हो गया इंडिया। हाँ होता तो है, लेकिन कुछ जगह पे डेवलपमेंट हो गया है, तो थोड़ा डेवलपमेंट हो गया इंडिया में। तो ये था हमारा मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, ये समझा, फर्स्ट एस्पेक्ट समझा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, ओके। अब हम सेकंड एस्पेक्ट पे आते हैं, जो कि है सेल्फ रिलायंस, ठीक है। सेल्फ रिलायंस was associated with India's freedom movement, जैसे कि बोला था कि बॉयकॉट करो उनका प्रोडक्ट, ब्रिटिशर्स का बॉयकॉट, ब्रिटिश प्रोडक्ट जो था, जब हमें फ्रीडम नहीं मिला था तभी बोलते ना कि बॉयकॉट करो ये जो लाते हैं, हम स्वदेशी जो था अपना खुद का करेंगे, जैसे मोदी अभी बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो। हाँ, आत्मनिर्भर, यही मैं एग्जांपल देने जा रहा था। तो उसका मतलब सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर बनो, कि खुद का ही खुद यूज करो, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहो। तो ये मास्क ये होने लगा है, हाँ, और अपना तैयार वही सब खुद का, जैसे छोटी छोटी चीज पे भी बाहर से डिपेंड करते हैं। हाँ, अभी तो छोटी छोटी चीज़ भी, अभी खुद आत्मनिर्भर बनो, अच्छा है ये वो, ठीक है। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब है आत्मनिर्भर बनना, ठीक है। तो सेल्फ रिलायंस वाज एसोसिएटेड विद इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। तो सेल्फ रिलायंस कब स्टार्ट हुआ, जब इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट था। तो इंडिया ने फ्रीडम पाते हुए क्या बोला था कि ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करो, हम अपना खुद का यूज़ करेंगे। अब वापस घूम फिर के हम उस पर ही आ गए। बॉयकॉट मतलब, हाँ तो ये यहाँ पर क्या कोई गया क्या, एक चीज को पीछे छोड़ के अपना चीज हाँ, आगे करना। बॉयकॉट मतलब हाँ, किसी को एकदम बैन कर देना, ठीक है, बैन करना, हाँ बैन कर देना, मतलब जैसे कि अभी समझो, हाँ बोलते ना मेड इन इंडिया ही हम फॉलो करें, बैन करना, हाँ बैन कर देना एकदम। दीदी एक मिनट, हाँ, बैन करना मतलब उसको एकदम ये मतलब बैक कर देना, लेकिन अगर जो बॉयकॉट होता है उसका मतलब हम एक उस पे पीछे छोड़ना, मतलब एक गाड़ी से जा रही है उसको हम पीछे, उसको हम रेस में जैसा बोलते हैं ना बॉयकॉट कर रहे हैं। हाँ बट कुछ मतलब जैसे कि हमने अभी क्या, जैसे कि कुछ चाइना के ऐप्स बैन कर दिए इधर, ठीक है, तो वो भी एक तरह से चाइना को बॉयकॉट करने के लिए एक ये हुआ। हाँ तो ऐसे, ठीक है, समझा प्रीति, कोई डाउट है आपको अभी? ओके ओके, सो वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज इंपोर्ट्स, वो 2 मिनट, हेलो, हाँ मैं आपको ऐड करती हूँ, हाँ ठीक है, सॉरी अतुल शायद बाहर चले गए थे, ठीक है। सो वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी. The focus was to develop indigenous industry. India did take foreign aid from other countries, but the aid was utilized mainly in the public sector industry. तो इनका मेन एम क्या था, सेल्फ रिलायंस का मेन एम क्या था कि हम खुद ही अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे और खुद ही हम यूज़ करेंगे। मतलब ऐसा तो है ही कि हम बेचेंगे बाकी सारी कंट्रीज़ को भी, क्योंकि हमें तो अपना भी प्रॉफिट कराना है ना, तो हम बेचेंगे ज़रूर दूसरी कंट्रीज़ को, लेकिन हम उनका प्रोडक्ट्स खुद नहीं यूज़ करेंगे। मतलब हम बेचेंगे हम जो बना रहे हैं इंडिया में वो बेचेंगे, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स हम नहीं यूज़ करेंगे। हम उनका प्रॉफिट क्यों कराएं ऐसे करके कि हम खुद का प्रॉफिट कराएंगे लेकिन उनका प्रॉफिट नहीं कराएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये होता है सेल्फ रिलायंस, जैसे कि हम आत्मनिर्भर तो सबको पता ही है। तो सेल्फ रिलायंस में ये था, ये एक एस्पेक्ट था। तो पहला एस्पेक्ट हमारा था मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, है ना। अब दूसरा एस्पेक्ट है सेल्फ रिलायंस, ठीक है। अब हम तीसरे एस्पेक्ट पे आते हैं जो कि हमारा लास्ट एस्पेक्ट है, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी विथ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। ये पूरा सोसाइटी के बारे में ना, हाँ, सोसाइटी के बारे में, जितना सोशल जस्टिस है उन सब के बारे में, कितना इक्वालिटी है वो सब के बारे में, ठीक है। आप सोशलिज्म लियो ना दीदी।
हाँ मैंने लिया है। नेक्स्ट ईयर मैं भी लेने वाला हूँ। अच्छा दीदी मेरा फेवरेट सोशियोलॉजी, हाँ बड़ा मज़ेदार है। मैं साइकोलॉजी छोड़ के वो देखता हूँ। अच्छा साइकोलॉजी नहीं पॉल पसंद? साइंस पॉल साइंस अच्छा पॉल साइंस नहीं लेने वाला कोई इधर? नहीं पॉल साइंस तो मेरा रहेगा, मैं उसको एंड तक लेके जाऊंगा। अरे वाह क्या बात है, चलो अच्छा है। ठीक है तो अब हम थर्ड पॉइंट। आप भी पॉल साइंस पे एंड करोगे क्या? हाँ शायद, शायद मतलब हाँ मुझे पॉल साइंस अच्छा तो लगता है बहुत। ओके ओके। एचवाई में हो ना? मैं क्या हाँ क्या क्या? एचवाई में हो ना? नहीं मैंने अपना 12th कर लिया। हाँ वही एफवाई है ना? हाँ 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 ओके दीदी। ओके ठीक है। सो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी विथ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस अभी हम पढ़ेंगे। इतनी गंदी कंडीशन में थे कि उनने बोला कि अब हम अच्छे से प्लान करेंगे कि कैसे डेवलप करना है इंडिया को। सो द प्लानिंग कमीशन वॉज क्रिएटेड दैट वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर 5-year plans फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो उनने डेवलप करते वक्त क्या बोला, उनने डेवलप करते वक्त एक 5-year प्लान रखा कि 5 साल में हम कितना डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या डेवलप कर सकते हैं, ऐसा सब उनने 5 साल का प्लान बनाया। तो प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, एक 5-year प्लान बनाया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इम्पॉर्टेंस वॉज गिवन टू दी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री एंड नॉट दी प्राइवेट सेक्टर। अब ये डेवलपमेंट करते वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया था, पब्लिक सेक्टर, जो कि गवर्नमेंट के ऑफिस हैं या ये सब जो पब्लिक सेक्टर हैं या गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं ये सबको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, जैसे कि खुद की अपनी कंपनी जैसे रिलायंस ये सबको इतना नहीं दिया गया फोकस। ज़्यादा फोकस था पब्लिक सेक्टर पे, ज़्यादा फोकस था गवर्नमेंट के ऑफिस पे, जॉब्स पे, ये सब पे ज़्यादा फोकस था। The Indian concept of socialism was based on the हाँ किसी को कोई डाउट है? नहीं? अच्छा ठीक है ओके ठीक है। The Indian concept of socialism was based on the promotion of the welfare state and employment generation। अब इंडिया का सोशलिज्म का कंसेप्ट कैसा था कि सोशलिज्म इंडिया के लिए क्या है कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, सबको एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिलना चाहिए और सबको वेलफेयर ऑफ द स्टेट। और 2 मिनट के हुए तो